कमाई वैसी नहीं है, तो बुआ के लिए उतना कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये तब तक तो है ही जब तक आपको नई नौकरी नहीं मिल जाती। सही है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है रमा, लेकिन एक बात को समझो, अगर वो लोग चाहते हैं कि बुआ की जिम्मेदारी हम दोनों उठाएं, तो हम नकार नहीं सकते। हमें बुआ की जिम्मेदारी उठानी होगी। बुआ हमारी भी तो है ना। हाँ है, लेकिन बाबा बुआ को संभालेंगे तो हमसे बेहतर देखभाल कर पाएंगे बाबा। उनको बाबा के पास रहना ही सही है। अब यही रहिए, मैं और दीदी से बात करके आती हूँ। रुको, देखो तुम समझ नहीं पा रही हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारी जिम्मेदारी से हम इसलिए नहीं भाग सकते क्योंकि हमारी जिम्मेदारी निभाने वाला कोई और भी मौजूद है। उन्होंने जिम्मेदारी हम पर सौंपी है, तो अभी बुआ हमारी ही जिम्मेदारी है, हमेशा के लिए। चिंता मत करो, बाकी सब देख लेंगे। एकदम सही निशाने पर तीर लगाया आई। भीम। हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि अब मिल सकते हैं बुआ से। आज आता हूँ भैया। चलिए आप लोग भी। राम जी, नगर पालिका का दफ्तर तो इस तरफ है, फिर हम लोग इस तरफ क्यों जा रहे हैं? और भीम ने जो चिट्ठी दी है पहले उसे चलकर जमा कराते हैं। रंजन, मैंने भीम से तो कह दिया कि तुम्हारी जगह मैं काम करूंगा, लेकिन सोच रहा हूं वो काम ना मैं करूंगा और ना ही उसे करने दूंगा। नहीं करूंगा? कैसी बात कर रहे हो राम जी? एक तो हम लोगों को काम मिलता नहीं है, और जो काम मिल रहा है उसे करने में दिक्कत क्या है? मुझे पता है कि तुम ये काम क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि ये काम भीम ने दिया इसलिए। एक बेटा अपने बाप को काम दे, इससे बड़ी गर्व की क्या बात हो सकती है? लेकिन यहाँ कारण अलग है। उसने अपना काम मुझे दिया है, तो मुझे मौका मिला कि मैं इस काम को छोड़ दूं और उस सोच को तोड़ दूं जो सदियों से जातिगत व्यवस्था के नाम पर हमारे समाज में पोषित हो रही है। पोषित हो रही है? सोच? कौन सी सोच? यही कि हमारे जात के लोग सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए, गंदगी साफ करने के लिए। अगर भीम और मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग ये काम करेंगे तो कौन विश्वास रखेगा हमारे जाति के लोगों पर? तुम्हारी सारी बात ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये सोचो कि भीम को ये बात पता चलेगी तो उसको बुरा लगेगा। नहीं लगेगा, मैं उसे समझाऊंगा और वो समझ भी जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वो समझता नहीं है, लेकिन कई बार हालात के मारे मजबूर हो जाता है, और जब वो मजबूर हो जाता है तब एक बाप होने के नाते मेरा फर्ज बनता है मैं उसे मजबूत बनाऊं, और वही कर रहा हूं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। बुआ, अब कैसे लग रहा है आपको? मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ बुआ। ठीक है, आप परीक्षा देने जाइए, मुझे भी काम पर जाना है। मैं भी जल्दी से खाना बनाकर चली जाऊंगी। ऐसे कैसे चले जाओगे दोनों? दोनों के दोनों घर से निकल जाओगे, और तुम्हारी बुआ को कुछ चाहिए होगा तो कौन देगा? हम तो नहीं देंगे। मेरे हिसाब से किसी एक को तो घर में ही रुकना चाहिए। जब से ब्याह के आई हूँ बाबा के मुंह से तो मैंने यही सुना है कि भीम बाबू और रमा बहुत जिम्मेदार है, तो निभाओ अभी अपनी जिम्मेदारी। और पता है
मेरे हिसाब से तो बुआ को इस तरह पड़ोसियों के भरोसे छोड़ना ना जिम्मेदारी निभाना नहीं कहते हैं। बेम, पड़ोसी को बोल दो हमारी निजी जिंदगी में दखल ना करें, और ज्यादा दखल करते हैं तो उन्हें डंडे मार के भगा दो। लो देखो, जीवन भर बना बना कर खिलाया इस औरत को, और एक दिन कहा कि अपना देख लीजिए तो डंडे मारने की बात कर रही है। इतनी आसान फरामोशी। चुप चुप हो जाइए अभी आप दोनों, और आपका हिस्सा वहां है, वहां जाके खड़े रहिए। बुआ की जिम्मेदारी आप पर नहीं सौंप रहे ना हम, तो जाइए अभी यहाँ से। हमारा हिस्सा पता है हमें। अब चाहिए परीक्षा देने। परीक्षा दे के आ जाएंगे तो मैं काम पर चली जाऊंगी। बुआ आप आराम कीजिए, ये सब चलता ही रहेगा। बुआ मैं पहले खाना बनाती हूँ, अब पहले खाना खा लीजिए, फिर बाद में दवाई खिला दूंगी। भीमराव, भीमराव, सुना है तुम्हारी बुआ का पैर टूट गया? कैसी तबीयत है उसकी? हाँ ठीक है। हड्डी टूटी या नहीं? नहीं ठीक है बुआ। अच्छा हुआ हड्डी नहीं टूटी, लेकिन वो गिर कैसे गई? एक पैर पहले भी टूटा था ना? बचपन से ही गिरती आई हैं या फिर बुढ़ापे में सांस बल पानी की आदत है? मैं पेपर लिख लूं क्या? बाद में बात करते हैं ना बाहर जाके। तुम भी लिखो। पहले बताओ, जानकारी रखना बहुत जरूरी है। कैसे गिर गई, किसी ने गिरा दिया या तुम्हारे निकम्मेपन से परेशान हो गई है? देखो विस्तार से बताओ, नहीं तो नहीं लिखने दूंगा। गुरुजी, नहीं तो गुरुजी। हाँ परेशान कर रहा है ये मुझे, पेपर लिखने नहीं दे रहा है, समझाइए ना। लिखने दो उसे। लिख कर ये वाइसरॉय बनेगा। मैं चाहे जो बनूं गुरुजी, लेकिन बात सिर्फ ये है कि अभी ये मुझे परेशान कर रहा है। आप समझाइए बस। तुम लो, समय भी खत्म हो गया। चलो लाओ बच्चों, अपनी अपनी कॉपी दो। लीजिए, मैं ही आपको खिला देती हूँ। लीजिए। रमा, भीम अभी तक नहीं आया। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना। आ जाएंगे बुआ, आप परेशान मत होइए। अब खाना खा लीजिए। रमा, कहीं ऐसा तो नहीं कल की तरह भीम को आज भी किसी ने परीक्षा देने से रोक लिया हो? हाँ आई, हमेशा गलती क्यों सोचना है? गलत नहीं, कभी कभी सत्य को स्वीकार करना अच्छा होता है। रमा, कल रोका था ना भीम को, तो आज भी रोक सकते हैं। रमा, सचमुच आज भी उनको बहुत देर हो गई। मुझे चिंता हो रही है बेटा। मैं खाना खा लूंगी, तो जरा जाके देख कर आना। नहीं बुआ, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। आप हमारी जिम्मेदारी है, और जब तक वो नहीं आ जाते तब तक आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब खाना खा लीजिए, आपको दवाई भी खानी है।
राम जी, काफी देर हो गई है ना। अगर भीमराव की परीक्षा सही सलामती से हो गई होती तो वो इसी रास्ते से आता, है ना। मगर सही सलामती से नहीं हुई तो बेचारा वहां हाथ पैर जोड़ रहा होगा। नरोत्तम जी, नरोत्तम जी, नरोत्तम जी, नरोत्तम जी। राम जी, ये है हमारे समाज का सच्चा सेवा। इसे गौर से देखो। आज इसी की वजह से भीमराव की पढ़ाई 1 साल पीछे रह गई। गजब हो गया। देखा, गजब हो गया राम जी। भाई तो मैं कह रहा हूँ गजब हो गया। भीम ने पूरा खेल पलट दिया। और ये जो गुरुजन है जो चाहते हैं कि मैं पढ़ाई करूं और आगे बढ़ूं, वो जरूर मेरी मदद करने यहां पहुंच जाएंगे। ये एक शिष्य का विश्वास है। भीम अकेला नहीं है, मैं भी इसके साथ हूं। मैंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। अब ये दरवाजा तभी खुलेगा जब अंदर भीम की जो भी समस्या है वो हल हो जाए। और गुरुजी, मैं जा रहा हूं प्रिंसिपल सर और प्रशासन को बुलाने। सबके सामने ही अब ये दरवाजा खुलेगा। भीमराव, मैं तुम्हारा शिक्षक हूं और तुम मेरे शिष्य हो। हा? अगर प्रशासन यहाँ आ गया तो तुम्हारे शिक्षक की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अब बतौर शिष्य एक शिक्षक के साथ ऐसा होना, ऐसा करना नैतिक है क्या? तुम ही सोचो। गुरुजी, न्याय का आधार कभी संबंध नहीं हो सकता। आप मेरे गुरु थे जब तक आप दोषी नहीं थे, लेकिन जब आपने सब देखते हुए भी इसका साथ दिया, तभी उस वक्त आप गुरु शिष्य के रिश्ते के दायरे से बाहर हो गए गुरुजी। और मुझे पहले से पता है, व्यक्तिगत तौर पर आपके मन में मेरे प्रति ईर्ष्या है, लेकिन फिर भी हर बार मैं आपको दिल से आदर देता हूं, सम्मान करता हूं। तो उसी आदर, उसी सम्मान के खातिर इस मामले को यहीं रफा दफा कर दो ना। अब मतलब क्या है, नाम जोशी जी, प्रिंसिपल सर और सबके सामने तुम कहोगे तो तुम्हारी बात सब मानेंगे। देखो, मैं कुछ ना कुछ करके इस विषय में तुम्हें पास होने भर के अंक दिलवा दूंगा। मेरा तुमसे वादा है। नहीं गुरुजी, बात अब सिर्फ मेरे पास होने भर की नहीं है, बल्कि आपके सहयोग और असहयोग की है। मेरी कॉपी चेक करने के बाद अगर मैं फेल भी हो जाता गुरुजी, तब भी वो सही लगता मुझे। लेकिन ये सब जो अभी हुआ है ना गुरुजी, ये सही नहीं हुआ है। भीमराव, दरवाजा खोलो। कहाँ रह गए थे आप? मैं और बुआ कितने परेशान हो रहे थे। कहीं फिर से प्रचंड ने आपको रोकने की साजिश तो नहीं की ना? भीम बेटा, क्या हुआ? तेरी परीक्षा हो गई ना? हाँ, परीक्षा तो हो गई बुआ, लेकिन प्रचंड देव ने एक लड़के को भेजा था मेरी कक्षा में। लेकिन हो गई परीक्षा अच्छे से। बुआ, कल मेरा आखिरी पेपर है, वो ठीक से हो जाए बस।
हो जाएगी। आज तक तेरा कोई काम रुका क्या? अब रुकेगा? सब ठीक हो जाएगा भीम। अभी एक परीक्षा और बची है भीम। लक्ष्मी, क्या हुआ है? कब से कहा है तुम्हें सब्जी लेकर आओ? ये पैसे लेकर जाओ। और हाँ, डॉक्टर ने दीदी के लिए जो जो कहा है ना खाने के लिए, वही सब लेकर आना। जीजा भाई, आज का खाना मेरे लिए तू बना रही है क्या? बिल्कुल नहीं दीदी, वो क्या है ना, डॉक्टर ने आपकी हड्डियां मजबूत करने के लिए जो जो खाने के लिए कहा है, बस वही सब हम पहले से खाएंगे तो हमारी हड्डियां बच जाएंगी टूटने से, है ना? ये ले लक्ष्मी, नारियल पानी पी लेना। गई नहीं अभी तक? जाओ। हाँ। रमा, वो दीदी को अच्छे से संभालना। बहुत आशा है मुझे तुमसे, और उन्हें भी। अरे लेकिन एक दिक्कत है, पति कमाता कहाँ है तुम्हारा? निकम्मा जो ठहरा। भीमराव से जो भी टक्कर लेगा ना, वो हार जाएगा। और ऐसा क्यों लगता है तुझे? देखिए ना जी, आज तक आपके सामने कोई भी नहीं दिख पाया। कितने बड़े बड़े सूरमा लोग, ऊंची जाति के लोग आपकी चौखट पर आकर नाक रगड़ कर चले गए, और वो भी छोटी जाति का तुच्छ सा व्यक्ति। आपके जैसा बलवान इंसान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और तो और वो कौन? नरोत्तम, सालों से उसके पीछे पड़ा हुआ है, पर आज तक बाल विवाह नहीं कर पाया उसका। इसीलिए मुझे लगता है हो ना हो भीम के अंदर कोई दिव्य शक्ति जरूर है। दिव्य शक्ति? जी। सुना तुम लोगों ने? दिव्य शक्ति? अच्छा, हमसे पूछ, हमें इतनी हंसी क्यों आ रही है? पूछ। क्यों आ रही है? क्योंकि तेरे दिमाग में ना गोबर भरा है। इस छोटी जात वाले भीमराव को उसकी गली के बाहर का कुत्ता तक नहीं जानता, उसके अंदर तुझे दिव्य शक्ति दिखती है। वाह! अब ये बता मुझे कि तुझे कैसे लगता है कि उसके अंदर दिव्य शक्ति है? बता। जी बाहु, मैं कुछ नहीं जानती। जो डॉक्टर ने कहा है वो सब खरीद कर ले आएंगे। कहाँ से लाएंगे? कैसे लाएंगे? इतने पैसे कहाँ है रमा हमारे पास? मुझे नहीं पता। एक तो जिम्मेदारी भी निभाए और ऊपर से सुने भी। अब वह भी कुछ नहीं बोली। मुझे ऐसा रोज रोज सुनना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मुझे भी नहीं लगता है रमा, लेकिन दूसरों के बातों से इस तरह से परेशान होकर कुछ नहीं होगा। क्या है ना रमा, जीवन अपनी परिस्थिति और शांत मन से लिए गए फैसलों के ऊपर चलता है, ऐसे किसी के बहकावे में आके नहीं। मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मुझे लोगों की बातों का बुरा नहीं लगता है, दुख होता है। रमा, तुम रो मत। दुख तो मुझे भी होता ही है ना रमा, लेकिन क्या करें, दुख झेलना पड़ेगा हमें।
लेकिन कब तक और कितना झेलेंगे? रो मत। देखो एक तरीका है इसके लिए। मुझे मेरे बाबा की चिंता है। इस बात की चिंता नहीं करता मैं कि एक रिटायर्ड सूबेदार को झाड़ू मारते हुए देख के लोग क्या कहेंगे। मेरे हिसाब से आप फिर एक बार सोचिए और अभी चलिए मेरे साथ नगर पालिका के ऑफिस में, अधिकारियों से बात करता हूँ। आप वो काम शुरू कर दीजिए। नहीं, फर्क पड़ता है। मेरी बात को समझो भी। वो काम मुझे नहीं करना। मैं आपकी बातों को समझ ही रहा हूँ बाबा, आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। मेरे बाबा की तबीयत खराब है। बचपन में मैंने मेरी आई को खोया है। घर में बुआ बीमार है। ऐसे बोरे ढोते ढोते मेरे बाबा को कहीं कुछ हो तो मैं कैसे जीऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता बाबा। आप वो काम फिर से शुरू करेंगे। बाबा, ये सही कह रहे। आपकी सेहत के साथ हम लापरवाही नहीं कर सकते। आप ये काम छोड़ दीजिए और घर चलिए। तो बेटा, मुझे ये काम करते हुए देखकर तुम्हें तकलीफ हो रही है? हाँ। जब तुम सातारा में थे तो स्कूल में पढ़ने के लिए उन तमाम लोगों से अकेले लड़ते थे जो तुम्हारे पढ़ाई के खिलाफ थे। गुरुजी, सच में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, समझ में भी नहीं आ रहा। जितना सुनाई देता है उतना काफी है। अरे पढ़ लेकर कौन सा बैरिस्टर बनोगे कि तुमको सब कुछ साफ साफ सुनाई देना चाहिए। वहीं पे खड़ा रहे और वहीं से पढ़। मैं भी देखता हूँ तो ये विद्यालय कैसे खुलवाता है, कैसे यहाँ पढ़ता है। आप और आप जैसे लोग चाहे कुछ भी कर ले, मुझे या किसी को भी जो सच में पढ़ना चाहते हैं उसे आप पढ़ने से नहीं रोक सकते। तो फैसला हो गया, भीमराव या उसकी जाति का कोई भी बच्चा इस विद्यालय में नहीं पढ़ेगा। उस दिन से लेकर आज तक तुम संघर्ष करते आए हो, करते रहे हो। तुम्हारा ये संघर्ष देखकर मुझे भी तकलीफ होती है, बार बार होती है। लेकिन मैं अपने दिल को समझाकर तुम्हें संघर्ष करने के लिए देता था, जबकि तुम मेरे बेटे हो। उसी तरह तुम भी खुद को संभालो और मुझे अपना संघर्ष। बाऊ, बाऊ, क्या हुआ भीमराव जी? बाऊ, आपने गलत कहा था मुझसे। भीमराव जी, क्या गलत कहा मैंने? यही कि मेरे जात का मैं अकेला इंसान हूँ जो जात के लिए लड़ रहा हूँ। एक और इंसान है जो मेरी जात के लिए मुझसे ज्यादा लड़ाई लड़ रहा है। कौन है वो? मेरे बाबा रामजी सकपाल। आप पुणे जा रहे हैं ना? जी। वहां जाके सबको समझाइए कि एक बूढ़ा आदमी है जो आपके जात के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ रहा है। आराम की नौकरी छोड़कर मेहनत का काम कर रहा है, बोरे ढो रहा है, ताकि अपनी जात के लोगों को यह बात समझ आ सके कि पढ़ने लिखने से हम झाड़ू गंदगी के जीवन से बाहर आ सकते हैं, नई जिंदगी जी सकते हैं। बस इतना कीजिए। जी, धन्यवाद। भीमराव तो ढीठ हय्यन है, ये राम जी भी कम बेवकूफ नहीं। अब पढ़ाई लिखाई में इतना खर्चा करके उसका काम मिला था? आज तक भीम का एक कोटो काम ढंग का मिला का है? नहीं मिला, और मिलबो न करी। वही तो हमारी जात के बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी औकात क्या है।
बचपन में जब हम अपने बाबा के साथ जूता चप्पल की दुकान पे रहते थे, वहां एक लड़का आता था मेरी उम्र का। अरे वो बहुत महंगा जूता पहनता था और उसके जूतों को देख करके हमेशा मेरी इच्छा रहती थी कि मैं भी वैसा ही जूता पहनूं। बहुत मेहनत की, लेकिन क्या हुआ, वो जूता हमेशा मेरी पहुंच से बाहर ही रहा। फिर एक दिन मैं समझ गया कि उस लड़के के औकात की बराबरी मैं कभी नहीं कर सकता। और यही बात मैं भीमराव को समझाना चाहता हूँ। ऐसने कहानी तो हमारा है हितेश भाऊ। हम आज तक बहुत महंगे से महंगा कपड़ा धोए हैं, वो के ऊपर इस्त्री करे हैं, लेकिन वो जैसा महंगा कपड़ा खरीदे का हमारा सपना सपना ही रह गया था। कब वो हाथ नहीं आए। अब तो उस सपना के बारे में सोच के भी हम थक गए। हम थकान दूर कर देंगे। आ जाओ, सब बाहर आ जाओ, आ जाओ इधर। प्रणाम मालिक। प्रणाम मालिक। रुक। भीमराव, बेवकूफों के सामने समझदारी की बात नहीं करनी चाहिए। तेरी चाल में सब लोग बेवकूफ है और तू एक अलग तरह का बेवकूफ है भीमराव। जानता है क्यों? क्योंकि तू अपने साथ साथ अपनी जात वाले लोगों को एक अच्छा जीवन स्तर देने का बेबुनियाद सपना देख रहा है। सपना नहीं है प्रचंड देव जी, संकल्प है ये मेरा। और संकल्प को पूरा होने में जो समय लगता है उसे ये दुनिया बेबुनियाद सपना कहती है। और जब उस संकल्प की सिद्धि हो जाती है तब यही दुनिया उसे चमत्कार कहने लगती है। मुझे पूरा विश्वास है मैं इस संकल्प की सिद्धि जरूर करूंगा और आप भी देखेंगे एक दिन। मुझे पूरा विश्वास है मैं इस संकल्प की सिद्धि जरूर करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा आपको लगता है प्रचंड देव जी, इस बारे में मैं अलग सोचता हूँ। मेरे हिसाब से ईमानदारी से और अच्छे उद्देश्य के लिए किए गए हर संकल्प की सिद्धि जरूर होती है। तेरी ये कोशिश कभी सफल नहीं होगी। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो क्या अपनी चाल में और खुद देख ले कि वहां तेरा संकल्प मदिरा पान के 2 घूंट में कैसे लड़खड़ा रहा है और लड़खड़ाती हुई बुनियाद पर क्या सपना, क्या संकल्प सिद्धि। हाँ भीमराव, तू अपनी जात को बनाना चाहता है और हम चाहते हैं कि तेरी जात जैसी है वैसी ही बनी रहे। बस यही लड़ाई है हम दोनों की और यही बताने लाया था तुझे। हाँ जाकर तेरी लड़खड़ाती हुई संकल्प को तो देख ले।